भैया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करा दो। ट्रिग्नोमेट्री तो इतने पहले पढ़ा दिया था, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो क्यों नहीं पढ़ा रहे हो भाई? लेकर आ गया और तुम लोगों की हैवी डिमांड पर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हाइट और डिस्टेंस निकालेंगे भाई, बहुत सिंपल चैप्टर है। केवल तुमको जो प्रॉब्लम आती है, तुमको वर्ड प्रॉब्लम को समझने में प्रॉब्लम आती है। इस चैप्टर में 4 ही कॉन्सेप्ट है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन। इन चारों बातों को कभी तुमने समझ लिया, हर एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगे। भाई ये चैप्टर तुम्हारे लिए एकदम आसान, एकदम हलवा बनाने आया हूं कि भाई ये चैप्टर देखो और तुमको मजा आ जाए कि भैया 4 नंबर तो कंफर्म हो गए। ये चैप्टर का 4 नंबर का वेटेज है मेरे भाई। और इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में गलत ना हो, इस तरह से पढ़ेंगे इस चैप्टर को और ऐसे पढ़ेंगे कि मजा आ जाए। तो भैया 100/100 जो मैथमेटिक्स में लेकर आना है, उस जोश को कम मत होने देना। कि ऐसा नहीं है भैया, रियल नंबर ट्रिग्नोमेट्री जब चल रही थी, जब तो फुल जोश में थे, फुल एनर्जी में थे, तब तो अपने आप से वादा कर रखा था कि मचा देंगे। पर अब यहां एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो बीच के तो कोई चैप्टर देखे ही नहीं हमने, हम तो आराम कर रहे हैं भाई। कभी तू ये सोच रहा है ना कि वो जो गैप मिलेगी 2 पेपरों के बीच में, वहां मैं कर लूंगा, नहीं कर पाएगा। मेहनत हर दिन करनी पड़ेगी। मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, तो भाई तू भी मेहनत करना। चल शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। हर एक बात को ध्यान से सुनना, कॉपी और पेन लेके बैठना, हर एक बात समझ में आ जाएगी। लेक्चर अच्छे से देखेगा, इसके बाद सारे क्वेश्चन भले तो एनसीईआरटी खोल, आरडी शर्मा खोल, आरएस अग्रवाल खोल, सैंपल पेपर खोल, कोई सी भी किताब खोल, कितने भी पीवाईक्यू कर ले, सब तुझसे बन जाएगा, सब तुझसे बन जाएगा, ये मैं तेरे को वादा कर रहा हूं। और भाई पूरे ऐसे के ऐसे क्वेश्चन तेरे पेपर में छप भी सकते हैं, अच्छे से क्वेश्चन कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं इस चैप्टर के। इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करेंगे, हर बार बेसिक से ही शुरू करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, 4 ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरा चैप्टर उन 4 कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। पीवाईक्यू करेंगे और भाई क्विक रिकैप करेंगे जो अपन रिवाइज करते हो, 4 नंबर तुम्हारे कंफर्म हो जाएंगे। तो भाई हेडिंग डाल। सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो बोलू या हाइट एंड डिस्टेंस बोलू, इसमें क्या है? इसमें ना मैं एक एग्जांपल के थ्रू पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान ये रोड है, ठीक है, ये एक रोड है ना, रोड बना दी, व्हाइट कलर की बना देते हैं रोड को। ठीक, यहां पे तू खड़ा है, ये हमारा बंटी खड़ा है यहां पर। ठीक, ये बंटी भाई है। ओके बंटी भाई, ये टावर है, ये टावर है। ठीक, या टावर क्या बोला हूं, एक घर है, मान ले ये घर है एक। ठीक, घर की छत पे बबली खड़ी है। ठीक, ये बबली है ना। बंटी भाई बबली को देख रहे हैं। बंटी भाई किसको देख रहे हैं? बबली को देख रहे हैं। बंटी भाई क्या हो गए? जो देख रहे हैं, मतलब बंटी क्या है? ऑब्जर्वर है। किसको देख रहे हैं? बबली को देख रहे हैं। तो भाई बंटी और बबली को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये लाइन, ये तेरी हो गई लाइन ऑफ साइट। इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। ठीक, ये जो मैंने लाइन बनाई ना बंटी और बबली को ज्वाइन करते हुए, बंटी एक ऑब्जर्वर है, वो किसको देख रहा है? बबली को। ये जो लाइन मैंने बनाई, ये हो गई तेरी लाइन ऑफ साइट। पहला कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का ये होता है। लाइन ऑफ साइट क्या? भाई मैं जैसे इस कैमरे के लेंस को देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से, मेरी आंखों से ज्वाइन करते हुए जो लाइन कैमरे के लेंस पे जा रही है, ये लाइन हो गई लाइन ऑफ साइट। तो मोबाइल कैमरे पे मुझे देख रहे हो, है ना, मोबाइल की स्क्रीन पे, कैमरे पे क्या, मोबाइल की स्क्रीन पे तुम मुझे देख रहे हो। तो मोबाइल की स्क्रीन और तुम्हारी आंखों से गई वो लाइन, तो मोबाइल की स्क्रीन को और तुम्हारी आंखों को जो ज्वाइन कर रही है ना, वो लाइन हो गई लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट क्या होता है? एक ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है। ठीक, ये ऑब्जर्वर किसको देख रहा है? ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है। ये हो गई तुम्हारी लाइन ऑफ साइट। अब एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? एक लाइन जो कि पैरेलल हो ग्राउंड सरफेस के। भाई आंखों पर, मतलब ऑब्जर्वर की जो आंख है ना, जहां से लाइन ऑफ साइट निकली, वहीं से हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करनी है। ठीक, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर से अपन ने ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाई जो कि पैरेलल है किससे भाई? ग्राउंड सरफेस से। ये मैंने बना दी एक लाइन एकदम, इसकी थिकनेस कम कर लेते हैं थोड़ी, है ना। ये तुम्हारी जो लाइन है, पिंक कलर की लाइन है, जो कि पैरेलल है किसके? ग्राउंड सरफेस के साथ, है ना। ये जो पिंक कलर की लाइन है, ये ग्राउंड सरफेस है ये, क्योंकि घर तो ग्राउंड पे ही होगा। ये ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस के पैरेलल ये लाइन है। ये लाइन क्या हो गई तुम्हारी? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, या ये बबली का घर है। बबली के घर का ये क्या है भैया? टॉप है। ये क्या है? बबली के घर का बॉटम है। इस बॉटम को कुछ सवालों में तुम्हें दिखेगा फुट लिखा हुआ होगा।
अरे बिल्डिंग का पाव है ना, तुम्हारे भी जो फुट होता है वो एकदम बॉटम पे होता है, तो इसको बोल देंगे फुट। कुछ क्वेश्चनों में ये टावर लिखा होगा, तो ये टावर का क्या है, टॉप है, ये क्या है, टावर का फुट है या बॉटम है, ये क्या है, ऑब्जर्वर है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है, लाइन ऑफ साइट। ये क्या बना दी, पैरेलल टू ग्राउंड सरफेस जो लाइन बनाई, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। इतनी बात क्लियर है। इन दोनों के बीच का ये जो एंगल होता है, ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल होता है, ये कहलाता है थीटा, है ना। इस थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन क्यों कह रहे हैं, एलिवेशन क्यों कह रहे हैं, एलिवेशन क्यों कह रहे हैं मेरे भाई, एलिवेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुमको, ये बंटी भाई को, बबली को देखने के लिए अपनी गर्दन को कैसा करना पड़ा, ऊपर, क्योंकि बबली कहां थी, ऊपर छत पे खड़ी थी। तो छत पे देख रहा हूं मैं, रोड पे से आ रहा हूं, तो मेरे को गर्दन को अपनी क्या करना पड़ेगा, ऊपर, तभी मैं उसको देख पाऊंगा। तो जब भी गर्दन ऊपर हो रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि तुम एलिवेट हो रहे हो, एलिवेट मतलब उठ रहे हो, तो अपनी जब भी गर्दन तुम उठा रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इतनी बात समझ में आ गई, पक्की बात, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। इसी में आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो भी बनता लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ही है। पर मान लो यहां पर कि यार अब मैं कह रहा हूं इसी सिनेरियो को, ये जो सिनेरियो है ना, इसी सिनेरियो को अपन अब एक और बार ऐसे समझ लेते हैं। यही सिनेरियो को मैंने इसी को कॉपी कर लिया, मान ले इसको कॉपी कर लिया, ठीक। अब मैं इसी में क्या कह रहा हूं, मिटा देता हूं सब कुछ, सब कुछ मिटाया। इसी सिनेरियो को अब समझते हैं एक और बार। अब मैंने कहा बबली, बबली तुम्हारी ऑब्जर्वर हो गई, बबली अब देख रही है बंटी को, ठीक, बबली अब देख रही है बंटी को, तो बबली की आंखों से बंटी की आंखों को ज्वाइन करने वाली लाइन कहलाती है लाइन ऑफ साइट, है ना। अब बबली ऑब्जर्वर हो गई, किसको देख रही है, ऑब्जेक्ट, बंटी ऑब्जेक्ट हो गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे यार ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहे हो, आदमी, अरे भाई समझो तुम, ये एक ऑब्जर्वर है जो देख रही है, किसको देख रही है, बंटी को देख रही है, ये लाइन ऑफ साइट हो गई। मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बोला था भाई, ऑब्जर्वर से एक लाइन बना देना पैरेलल टू ग्राउंड सरफेस, ये ऑब्जर्वर है, यहां से अपन ने एक पैरेलल लाइन बना दी। अब इस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो गई, ये हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई जो कि पैरेलल होती ग्राउंड सरफेस के, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल, ये एंगल हो गया। अब यार बबली को बंटी को देखने के लिए अपनी गर्दन को नीचे करना पड़ेगा, है ना, इसलिए इस एंगल को, ये जो एंगल बनाना थीटा, इसको अब तुम कहोगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहोगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होते दोनों लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच के एंगल है। पर कब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे, जब ऑब्जर्वर को अपनी गर्दन को उठाना पड़े तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है, जब ऑब्जर्वर को अपनी गर्दन को नीचे करना पड़े तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाता है। बात क्लियर हो गई। पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट बस इतना था, क्या क्या, लाइन ऑफ साइट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को ज्वाइन करने वाली लाइन लाइन ऑफ साइट कहलाती है ना। ऑब्जर्वर क्या, जो देख रहा है, ऑब्जेक्ट मतलब जिसको देख रहा है, क्लियर। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या, वो लाइन जो पैरेलल है ग्राउंड सरफेस के या अर्थ सरफेस के। यहां पे ये जो पिंक कलर की मैंने लाइन बनाई है, ये जो पिंक कलर की मैंने लाइन बनाई है, ये तुम्हारी क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये व्हाइट कलर की लाइन क्या हो गई, लाइन ऑफ साइट। नोट कर लेना बहुत अच्छे से भाई, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये जो थीटा है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, क्योंकि बबली बंटी को देखने के लिए नीचे देख रही है। पहले वाले केस में बंटी बबली को देख रहा था, तो बंटी ऑब्जर्वर था जो देख रहा है, और बबली ऑब्जेक्ट थी। दूसरे वाले केस में मैंने क्या करा, बबली को बना दिया ऑब्जर्वर, बंटी को बना दिया ऑब्जेक्ट। अब बबली बंटी को देख रही है, क्लियर। तो उस केस में बबली से ही हॉरिजॉन्टल लाइन निकलेगी। पहले वाले केस में जो देख रहा है बंटी, तो बंटी से हॉरिजॉन्टल लाइन निकली, क्लियर, पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। ये बातें इतनी इंपॉर्टेंट है ना, सारे वर्ड प्रॉब्लम में यही करना है, लाइन ऑफ साइट बनानी, हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है। इंग्लिश में लिखी होगी बातें, तुमको ऐसे डायग्राम के फॉर्म में बनाना होगा। क्लियर है, पक्के से समझ में आया। अब यार इस चैप्टर में ना क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या होगा, तुमको हर क्वेश्चन में ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल दिखेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री लगती है राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना। तुमको कह देंगे भैया ये कोई ऑब्जर्वर है ना। अब ये मान ले कोई टावर है, ये कोई टावर है, ठीक। इन्होंने कहा इस ऑब्जर्वर ने टावर के टॉप पे देखा, और वो जो एंगल है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ऊपर देखा, ये तुम्हारा ऑब्जर्वर था, ठीक। इस ऑब्जर्वर ने क्या देखा, टॉप ऑफ द टावर, तो इस ऑब्जर्वर को, इसको टॉप को देखने के लिए अपनी गर्दन को उठाना पड़ेगा, तो ये एंगल थीटा, इसको तुम कहोगे एंगल ऑफ एलिवेशन है।
अभी बता दिया, जब भी ऑब्जर्वर के ऊपर ऑब्जेक्ट हो तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा, ऑब्जर्वर के नीचे ऑब्जेक्ट आ गया तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। इस एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू दे दी मान ले 60 डिग्री, और कहा ये टावर की जो हाइट है ना मेरे भाई, ये तुमको दे दिया 20 मीटर, कि यार इस टावर की जो हाइट है ये 20 मीटर है। ये टावर का क्या है भैया, फुट है, ये फुट ऑफ द टावर है, या मैं बोलूं बेस ऑफ द टावर है। अब ये कह रहे फुट ऑफ द टावर से ये जो ऑब्जर्वर है इसकी दूरी बताओ। ये दूरी तुमसे पूछ रहा है कि भैया ये जो एक्स डिस्टेंस है ना फुट ऑफ द टावर से ऑब्जर्वर की दूरी, ये तुमको बतानी है। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यही है, हाइट एंड डिस्टेंस, कि तुमको एक कुछ दे दिया कि टावर की हाइट दे दी, तुमको पूछा टावर कितनी दूर है इस आदमी से, इस ऑब्जर्वर से। बहुत सारे केस में जहां ऑब्जर्वर की हाइट नहीं दी जाएगी तो तुमको ऑब्जर्वर को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहां पे भी ऑब्जर्वर की हाइट तुम्हें नहीं दी गई है वहां पे तुम ऑब्जर्वर को क्या मानोगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। कभी उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वर है भैया 1.5 मीटर का, तो यार ऐसा 1.5 मीटर का बना देना एक ऑब्जर्वर, और फिर उसकी आंखें कहां होंगी, उसके ऊपर एकदम टॉप पे होती है ना आंखें, तो यहां से फिर तुम एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना। क्लियर है? मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा तो समझा दूंगा। इतना आया तुमको समझ में? अब तुमको यार बोला ये एक्स निकालो, निकाल सकते हो क्या? देखो ट्राइंगल में कभी तुमको एक साइड दे दी और एक एंगल दे दिया 90 डिग्री के अलावा, ये 90 डिग्री तो तुमको पता ही था, एक एंगल और दे दिया, मतलब ये एंगल दे दिया 60 डिग्री का, तो तुम क्या ये एक्स निकाल सकते हो? बिल्कुल। ये देखो ये एंगल ऑफ रेफरेंस के लिए परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है और एडजेसेंट साइड बेस होती है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है? टेन थीटा में। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, है ना। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, tan 60, परपेंडिकुलर मतलब पूरे टावर की हाइट 20 और बेस निकल कर आ जाएगा, tan 60 होता है √3, ये आ गया 20 बाय बेस, बेस की वैल्यू आ गई मेरे भाई 20 बाय √3 मीटर। कितनों को क्लियर हुआ ये? तुमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद होने चाहिए, जैसे साइन थीटा याद है तुम्हें, वो क्या होता है P/H। कभी कोई पूछ लेता कि भैया ये लाइन ऑफ साइट जो बनी ऑब्जर्वर और टॉप से ज्वाइन करने वाली लाइन, ये कितनी दूरी है, तो तुम ये भी निकाल लेते। साइन का फॉर्मूला लगा के, परपेंडिकुलर तुमको पता था 20, साइन 60 कितना होता है √3/2, और ये हाइपोटेनस की वैल्यू निकल कर आ जाती। हाइपोटेनस कितना निकल के आता? 40/√3। क्लियर है? इस तरह से तुम कुछ भी निकाल सकते हो, कभी तुमको एक एंगल और एक साइड दे रखी है तो इनमें यही करना है। अब मैं क्वेश्चन कराता हूं फटाफट, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कभी ये बातें समझ गए तुम। अब देखो पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीबीएसई बोर्ड को ऐसे क्वेश्चन बहुत पसंद है। शेडो के और भैया हाइट ऑफ द पोल या लेंथ ऑफ द पोल, इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द पोल एंड इट्स शेडो इज 1:3। देखो क्या बोला है, जैसे मानो ये कोई पोल है ना, ये कोई पोल है मेरे भाई, ओके, और इसकी शेडो बनी, तो शेडो मैंने बना दी इधर, ये शेडो बना दी, है ना। अब ये कह रहा है लेंथ ऑफ द पोल और शेडो का जो रेशियो है वो आपको दे दिया 1:3, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन बताना है। कभी भाई पोल इधर है और शेडो इधर बन रही है, मतलब सूरज कहीं यहां पीछे छुपा होगा। भाई तुम्हारी जब शेडो आगे की तरफ बनती तो सूरज तुम्हारे पीछे होता है, तभी तो इसकी शेडो इधर बन जाती। ये पिंक कलर का जो पोल है इसकी शेडो ग्राउंड पे बनती है। ऑब्वियस सी बात है, तुमने कभी प्रेयर करी हो असेंबली में तो अपनी खुद की परछाई देखी होगी, तो सूरज जब तुम्हारे पीछे होता है तो तुम्हारी परछाई इधर की तरफ बनती है नीचे ग्राउंड पे, है ना। तो ये तुम्हारी शेडो है, मतलब इस पोल की शेडो है तुम्हारी, क्या है ना। ये बोल रहा है पोल की और शेडो की क्या है भैया, रेशो दे रखा है। मतलब ये मान ले कभी हाइट h है ना, और ये शेडो का जो डिस्टेंस है ये d है, मान ले शेडो की जो लेंथ है वो d है, तो h/d की वैल्यू इन्होंने दे दी, h/d मतलब ये दे दिया इन्होंने 1/√3। तुमसे क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन बताओ। तो भाई सन का एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब इस पॉइंट से सन का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, मतलब ये एंगल तुम्हें निकालना है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन मतलब ये थीटा की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। सन इधर है ना, सन क्या हो गया तुम्हारा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि भैया किसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, सन का, है ना। तो इस पॉइंट से बॉटम पॉइंट से ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जर्वर, ठीक, ये ऑब्जर्वर हो गया। ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है, लाइन ऑफ साइट कहलाती है, LOS, लाइन ऑफ साइट। अब हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी भैया, शेडो ग्राउंड पे बनी, हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राउंड के पैरेलल होती है, मतलब यही वाली लाइन हो गई तुम्हारी
HL हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहां पे तुम देखोगे तो सीधे टेन थीटा लगाऊंगा तो वो आ जाएगा h/d। टेन थीटा क्या होता है वो देखना रहेगा। h की वैल्यू h/d की वैल्यू है तुमको 1/√3। टेन थीटा कब 1/√3 होता है तुमको पता है भैया, जब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री होता है। अरे वो पूरी टेबल याद कराई थी ना, 1/√3 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, चेन्नई विल बी द करेक्ट आंसर। हमेशा जब भी एलिवेशन ऑफ सन पूछा जाए तो हमेशा यही करना है कि भैया पोल है, पोल की शेडो ग्राउंड पे बनेगी। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन पूछा है, मतलब ये थीटा पूछा है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए ऊपर ही देखना पड़ेगा। सन ऊपर है, ग्राउंड से ऊपर देखोगे, ये लाइन ऑफ साइट होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये एंगल तुम्हें निकालना था, एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल दिया। रेशो दे रखा था h/d। क्लियर है, बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं, चलो बड़े आगे। सीबीएसई 2023 का ये सवाल, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अब कोई 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, देखो पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कोई हाई बिल्डिंग है तो ये मैंने हाई बिल्डिंग बना दी। कुछ भी बनाना हो ना तो लाइन खींचना है बस, ठीक। कितना, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ केबल टावर, कोई केबल टावर बना दो इधर, ये इधर केबल टावर बना दिया, ठीक। इसकी हाइट थोड़ी कम कर देते, ये हो गया केबल टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, मतलब इसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। कहां से, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब ये बिल्डिंग है, ओके, ये टावर है। बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऑब्वियस सी बात है, टावर का टॉप ऊपर होगा तभी एंगल ऑफ एलिवेशन बन पा रहा है, नहीं तो बोल देते एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर, इसलिए मैंने टावर की हाइट ज्यादा बनाई, बिल्डिंग की हाइट कम बनाई। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट हो जाता है कि सर ये कैसे सोचना है कि बिल्डिंग बड़ी बनेगी टावर। ऑब्वियस सी बात है, देखो भैया, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है टॉप ऑफ अ टावर पे, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है जो टॉप है टावर का वो ऊपर होगा, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री का है। तो ये अपन ने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जो कि पैरेलल होगी ग्राउंड सरफेस की, ये आपका 60 डिग्री हो गया। अब क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट, ये तो टॉप हो गया, टावर का टॉप हो गया, ये टावर का क्या हो गया, फुट हो गया। इसी पॉइंट से फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री। तो भैया ये सर से ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, फुट को इससे ज्वाइन करेंगे, लाइन ऑफ साइट हो गई ऐसे, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये इस तरह से इसको ज्वाइन कर दो, ये मैं सीधे खींच देता हूं, यहां से इसको ज्वाइन कर दो, ये आ गया आपका। ये एंगल कितना है, ये 45 डिग्री है, ये एंगल आपका 45 डिग्री है। बहुत बढ़िया। तुमसे पूछ रहा भैया हाइट ऑफ द टावर बताओ, मतलब तुमको ये निकालना है, तुमको ये निकालना है। अब मेरे भाई ये कभी 60 डिग्री है, देखना ध्यान से, ये 60 डिग्री है ना। ये 7 मीटर है तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, क्योंकि सब 90 डिग्री ही है ना। तो यार ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 45 डिग्री है तो मेरे भाई ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अरे यार जेड बन गया, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल होती है अर्थ सरफेस के, तो दोनों लाइनें पैरेलल है, तो ये 45 डिग्री हो गया। अब भैया ये 7 है, ये वाले ट्राइंगल को देखे कभी, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी ध्यान से देखना, बहुत आसान हो गया। एक तो ट्राइंगल बन गया ए बी सी। इन ट्राइंगल एबीसी एक एंगल तुम्हें पता है, ये वाला, ये साइड पता है, तो ये निकल जाएगा बीसी की वैल्यू। tan 45 लगा देता हूं सीधे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी। तो भैया ये tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ए बी अपॉन बी सी। तो यहां से अपने को निकल के आ गया कि ए बी इक्वल होगा बी सी के, और वो इक्वल होगा 7 मीटर। कितने बच्चों का ये आ गया भैया, ये जो है ना ये भी 7 मीटर आ गया। अब तुम देखो कौन सा ट्राइंगल तुम्हें लपेटना है, ये 7 है, ये 7 है। अब तुमको ये निकालना है, देखो यार ये 7 है तो ये भी 7 होगा, एक रेक्टेंगल ही है ये डी पॉइंट, ये 7 हो गया। मेरे को यही निकालना था, क्योंकि मेरे को ये वाली हाइट बाकी रह गई, साथ में ये वाली हाइट जोड़ूंगा। तो भैया जो एडी है वही इक्वल हो जाएगा बीसी के, क्योंकि यार ये जो पूरा एबीसीडी है वो एक रेक्टेंगल है, दिख रहा है तुमको, है ना। एबीसीडी क्या है, एक पूरा रेक्टेंगल है। तो यार ये वाला जो है भाई, इसको देख लो, ट्राइंगल क्या है भैया, ए डी, ये वाले पॉइंट को मैं ओ बोल देता हूं टॉप को। इन ट्राइंगल ए डी ओ, सीधे लगाओ एडीओ में
क्या लगाओगे, ये निकालना है, ये तुम्हारे पास एडी ऑलरेडी है, सीधे लगाता हूं 1060 ये जो है ओडी अपॉन बेस एडी, ये तो आ गया 7, ओडी कितना है निकालना है, इस ओडी को मैं बोल देता हूं एक्स, कुछ समय के लिए ये निकालना है मुझे। 1060 कितना होता है √3, ये 7 इधर गया, 7 √3 बराबर आ गया एक्स। भाई ये जो हाइट आई ना ये 7 √3 आ गई, ये 7 √3 है, ये 7 है, तो ओवरऑल टावर की हाइट कितनी हो गई, ओसी इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर। ओसी क्या है तुम्हारा, हाइट ऑफ टावर है, सीधे बस जोड़ दे इसको, इन दोनों को जोड़ना है तुझे, किसको, 7 √3 + 7, तो ओसी हो गया 7 + 7 √3 विच इज 7, 1 + √3 मीटर। आंसर। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चनों को करने का तरीका, डायग्राम कैसे बना रहे हैं, सब क्लियर हो रहा है, सब क्लियर हो रहा है। इस तरह से तुमको हर क्वेश्चन को अप्रोच करना है। सीबीएसई 2023 का ये प्यारा सा क्वेश्चन था जो तुम्हारी एग्जाम में आ सकता है। एक बार वापस से देखें क्या क्या किया अपन ने, क्योंकि ना हर एक क्वेश्चन की फील समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या था, एक बिल्डिंग थी, एक टावर था। टावर बिल्डिंग से बड़ा कैसे हुआ, क्योंकि इन्होंने बोला 7 मीटर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन निकल रहा है टॉप ऑफ अ टावर का 60 डिग्री का, ये बन गया। फिर कह रहे एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द फुट, वहीं से टॉप ऑफ द बिल्डिंग से 45 डिग्री का बन रहा है, तो यार ये पूरा एक रेक्टेंगल बन गया। क्लियर, क्योंकि सब 90 डिग्री की होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल होती है अर्थ के सरफेस से, 45 डिग्री का एंगल है, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगी, 45 आगे। ये 7 था, तो अब ये देखो एक 45 ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये 7 निकल कर आ गया। अब भाई ये 7 है तो ऊपर वाला 7 आ गया। अब यहाँ 1060 लगाया तो ये 7 √3 निकल कर आ गया। ये 7 √3 है, ये 7 है, तो ओवरऑल हाइट ऑफ द टावर निकल के आ गई, दैट इज 7 + 7 √3। ये जो होगा वही ये होगा। क्लियर है, क्योंकि एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो डायग्राम बना के आधी चीजें ज्योमेट्री से तुम निकाल पाओगे, और बाकी जो बच जाएगा वो ट्रिगो से निकल जाएगा। बड़े आगे अगला क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, कोई पॉइंट है ब्रिज पे, देखो यार कोई रिवर होगी, है ना, तो रिवर की कुछ विड्थ होती है और उसमें फिर ऐसा कोई ब्रिज बनता है ना। अब ये कह रहा है कोई पॉइंट है ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, तो यार ये मैंने बोला कोई पॉइंट है, ब्रिज है ये, ब्रिज पे कोई पॉइंट है ये, है ना। अब ये जो ब्रिज है ये रिवर की मान ले विड्थ है, ऐसे ही कुछ होता है ना, ये रिवर ऐसी बह रही है मान ले, और ये ब्रिज इनको कनेक्ट कर रहा है। मैंने बोला एक पॉइंट है ब्रिज पर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, देन द विड्थ ऑफ द रिवर इज। क्वेश्चन को ध्यान से समझो क्या बोला है। तुमने कभी भी कोई ब्रिज को क्रॉस किया है, तो भाई नदी का जो किनारे होते हैं ना, ये जैसे नदी के किनारे हैं, इनको क्या बोलते हैं, बैंक, इनको क्या बोलते हैं, बैंक। ओके, ये नदी के क्या है, किनारे हैं। अब इन नदी के किनारों को कनेक्ट करने के लिए तुमने एक ब्रिज बनाया, ये मान ले रेड कलर का मैंने एक ब्रिज बना दिया, ठीक, ओके। अब भाई ये ब्रिज पे कोई पॉइंट ले लिया मैंने, ये है ना, इस ब्रिज का, अब ब्रिज तो हमेशा नदी का जो सरफेस होगा उसके कुछ ऊपर ही होगा ब्रिज, है ना। तो अब नदी का पानी है पूरा नीचे, तो ये ब्रिज कुछ हाइट पे है, ये जो हाइट है, जो नदी का पानी है ना, वो हाइट तुमको दे रखी कि 3 मीटर है भैया। जो ब्रिज है ना, ब्रिज की हाइट 3 मीटर है। क्लियर। और जो नदी के किनारे है, मतलब ये आपका मान ले एक पॉइंट है, ये आपका मान ले दूसरा पॉइंट है, ठीक, ये 2 पॉइंट है आपके नदी के किनारे। ओके, ये कह रहा है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, इस पॉइंट से एक 30 डिग्री का है, मतलब ये वाला मान ले 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन है, क्योंकि जो ब्रिज वाली लाइन है वही हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, जो ब्रिज का सरफेस है वो नदी के सरफेस के पैरेलल होता है। 3D में इसको विजुअलाइज कर पा रहे हो, है ना। तो ये तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये आ गया तुम्हारा 30 डिग्री, और इसी तरीके से एक हो गया तुम्हारा 45 डिग्री, ये वाला तुम्हारा एंगल आ गया 45 डिग्री, क्योंकि ये ब्रिज तुम्हारा हॉरिजॉन्टल सरफेस या हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि वो पैरेलल होगा वाटर के लेवल के, और वही पैरेलल होता है ग्राउंड सरफेस के। अब ये पॉइंट से अपन ने बैंक पे मारा एक एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये दूसरे किनारे पे मारा, ये 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन, एलिवेशन नहीं डिप्रेशन। क्यों, क्योंकि ब्रिज हमेशा ऊपर होगा, नदी के जो किनारे हैं वो नीचे होंगे, है ना, तभी तो नदी का जो पानी है वो ब्रिज के ऊपर से नहीं निकल पाएगा। इस तरह से डायग्राम बन गया।
अब भाई तुमको ये निकालना है विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब तुमको ये ए से लेके बी पॉइंट की ये दूरी निकालनी है। ये डायग्राम बन गया। ये 30 डिग्री है तो भाई ये भी 30 होगा, और ये 45 है तो भाई ये भी 45 होगा। अब भाई ये जो पॉइंट है इसको मान ले एम है, तो तुमको ए बी निकालना था। ए बी क्या हो जाएगा, ए एम प्लस एम बी। ये तुम्हारा ए बी हो गया, ए एम प्लस एम बी। अब ए एम कितना है, अरे यार भाई इस ट्राइंगल को देखे, ये ब्रिज का जो पॉइंट है वो ओ पॉइंट है, तो यार सीधे ट्रिग्नोमेट्री लगा दे इन ट्राइंगल ए ओ एम। ट्राइंगल ए ओ एम को देखेगा तो तुझे यार ये पता है ये 3 मीटर है, मतलब ओ एम तुझे पता है 3 मीटर है ना। तुझे क्या निकालना है, ए एम, तो सीधे क्या लगाएगा, परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, 10 लगा देगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में 10 से ही होंगे क्वेश्चन, 10 30 क्योंकि हाइट और डिस्टेंस का है, तो ये क्या हो जाएगा, ओ एम अपॉन ए एम। 10 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3। ये आ गया तुम्हारा ओ एम कितना है 3, ये आ गया ए एम आ गया भैया 3√3 मीटर, ये आ गया 3√3। अब इसी तरीके से ट्राइंगल दूसरा क्या है, एमओबी या बीओएम। ट्राइंगल ले लिया एक बार बीओएम, तो सीधे लगाएंगे 10 45 परपेंडिकुलर ओएम अपॉन एम बी। 10 45 1 होता है मेरे भाई। ओएम कितना है, ओएम वो तो निकालना है गुरु, और एम बी कितना है मेरे भाई, ओएम तो पता है क्या निकालना, क्या 3 है, और एम बी निकालना है, तो एम बी आ गया भाई 3 मीटर। तो यार ये भी 3 आ गया, एम बी आ गया 3, और ये निकल के आया 3√3। तुमको नदी की विड्थ निकालनी थी, नदी की विड्थ मतलब ब्रिज की लेंथ है ना, वही नदी की विड्थ होगी। वो कितनी निकल कर आ गई, 3√3 प्लस 3, दैट विल बी द फाइनल आंसर, दैट इज 3 कॉमन निकल गया, √3 + 1 मीटर इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। कितने बच्चों को समझ में आया। तो भाई डायग्राम कैसे बन रहे, दैट इज इंपॉर्टेंट। विजुअलाइज करो कि एक ब्रिज है ना, ब्रिज नदी आपने देख रखी है, और बैंक क्या होता है, नदी के किनारे है ना। तो ये आपका ब्रिज है, ये ब्रिज के नीचे पानी बह रहा है। अब इस ब्रिज से बोला कि यार एक एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक नदी का किनारा आपका है कुछ एंगल पे 30 डिग्री पे, ये बन गया आपका 30 डिग्री, और दूसरा किनारा है 45 डिग्री पे कोई पॉइंट से, ये 45 डिग्री। तुमको बताना भैया विड्थ ऑफ द रिवर, या मैं बोलूं लेंथ ऑफ द ब्रिज। तुमको ये नदी की जो विड्थ है ना वो निकालनी है, ठीक, वो निकल गई 3√3 + 1 फाइनल आंसर। कितने बच्चों का आ गया भाई। मुझसे पहले क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं तुम लोगों से, कॉन्सेप्ट कभी समझ गए होंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे होंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा जो मेन चीज है वो है डायग्राम। कभी तुम लोग डायग्राम बना लिए फिर तो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है फिर तो, कि भैया ए बी निकालना है इस क्वेश्चन में, ए बी निकाल लेंगे। गिवन क्या क्या था, गिवन ओएम था, ओएम 3 मीटर था, और भैया एंगल दे रखे थे कि एंगल ओ ए एम दे रखा था कितना 30 डिग्री, और एंगल ओ बी एम दे रखा था 45 डिग्री। ये गिवन था, ये सब लिख देना, गिवन लिख देना, 2 ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा देना, आंसर निकल जाएगा। क्लियर है, बस इस तरह से बोर्ड एग्जाम में करना है। अब ये क्वेश्चन वीडियो को पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट कर, क्वेश्चन तुमसे बनने चाहिए, क्योंकि मेन क्या है ना, मैं कभी डायग्राम बना दूंगा तो क्वेश्चन की जान ही खत्म हो जाएगी। मेन तो इसको पढ़कर डायग्राम दिमाग में आना चाहिए। तो क्या क्या बोला देखो, फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर, एक टावर है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ चिमनी इज 60 डिग्री। अब बेस देखो यार, कोई भी टावर होगा, ये मैंने टावर बनाया, ये मैंने ग्राउंड सरफेस बना दिया, ये टावर का क्या है भैया, बेस है, बेस बोले या फुट बोले, ये क्या है, टावर का टॉप है, ठीक। अब ये कह रहे बेस ऑफ द टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ चिमनी इज 60 डिग्री। तो यार ये चिमनी है, ये चिमनी है, ओके, ये चिमनी है ना। चिमनी क्या होती है यार, वो देखा होगा तुमने कोई भी इंडस्ट्री के पास जो लगी रहती है जिसमें से धुआं निकलता है ऊपर की तरफ, ठीक। अब ये कह रहे बेस ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द चिमनी, ये टॉप है चिमनी का, ये चिमनी का क्या है भाई, बॉटम है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, है ना। क्या इंपॉर्टेंट था इसमें, सर चिमनी का टॉप ऊपर ही होगा, चिमनी का बॉटम नीचे ही होगा, है ना। अब क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप, कहां से, बेस ऑफ द टावर से, बेस ये है, टॉप ऑफ अ चिमनी, मतलब देख मैं दूसरे कलर से बना देता हूं, ये तुम्हारी क्या हो गई, लाइन ऑफ साइट हो गई, कि बेस, टावर के बेस से किसको देख रहे हो, टॉप ऑफ द चिमनी को, ये हो गई LOS, लाइन ऑफ साइट।
हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है भैया? ग्राउंड सरफेस या ग्राउंड सरफेस के पैरेलल, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, वो कितना है? 60 डिग्री। बहुत बढ़िया। साइमल्टेनियसली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ये टॉप है टावर का, द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द फुट ऑफ द चिमनी, बॉटम बोलू या मैं फुट ऑफ द चिमनी बोलू, ये टॉप से, अब टॉप हो गया आपका फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, देख ध्यान से, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द फुट ऑफ द चिमनी, मतलब ये जो फुट है चिमनी का, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जर्वर हो गया, इसको ज्वाइन कर दो, दूसरे कलर से कर देते हैं ज्वाइन, ये पिंक कलर से इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, क्लियर है ना? और ये आपकी डॉटेड लाइन आपकी क्या हो गई? ग्राउंड सरफेस के पैरेलल, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, इन दोनों के बीच का कितना एंगल दे दिया भैया? 30 डिग्री। अब क्या बोल रहा है? गिवन दैट द टावर हाइट, ये टावर की जो हाइट है ना, ये दे दी तुमको कितनी भाई? 50 मीटर। तुमसे कह रहा है हाइट ऑफ द चिमनी बताओ, ये जो हाइट है ना चिमनी की, ये निकालनी है तुमको, ये हाइट तुमको निकालनी है, इसको बोल दिया मैंने h। अब देखो हर क्वेश्चन में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के पहले नेम दे दो, कौन कौन से पॉइंट है? एक ये पॉइंट है तो इसका नाम दे दिया ए, एक ये बी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैंने दे दिया सी, ये पॉइंट मैंने दे दिया डी, इसके अलावा कोई पॉइंट तो नहीं है ना? ये बन गए ए बी सी डी, है ना? कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें क्या निकालना पता है? हाइट ऑफ द चिमनी, मतलब तुमको ए बी निकालना है, ए बी की लेंथ निकालनी है, जिसको मैं कह रहा हूं एच, ये हाइट ऑफ द चिमनी तुम्हें निकालनी है। अब देखो भाई ये 50 है, अब ये 30 डिग्री है, तो तुमको पता है Z बन रहा है यार, हॉरिजॉन्टल लाइन अर्थ सरफेस के पैरेलल होती है, तो यार ये 30 है तो ये भी 30 है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देख ट्रायंगल DCB को, ट्रायंगल DCB को ध्यान से देख, ये वाला ट्रायंगल, जो बच्चे नहीं देख पा रहे उनके लिए ये वाला ट्रायंगल DCB, क्या क्या गिवन है? ये गिवन है और एक एंगल गिवन है, तो ये बेस निकल जाएगा। सर ये क्यों निकाल रहे हो? निकालना तो ये, अरे भाई सीधे कभी तू ये वाला ट्रायंगल ले लेगा, सीधे कभी तू ये वाला ट्रायंगल ले लेगा, तो इधर तो बस 60 डिग्री दे रखा है, बाकी कुछ भी नहीं दे रखा है, ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, तू कहेगा इतना पता है 50, तो भाई इतना नहीं पता है और ये नहीं पता है, तो ये बेस का काम पड़ेगा ना इस वाले ट्रायंगल में भी, और ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल का कॉमन बेस है ये वाला, तो यार पहले इस वाले ट्रायंगल से ये बेस निकाल लेते हैं, है ना? ये बेस निकल जाएगा, उसको यूज कर लेंगे दूसरे वाले ट्रायंगल में, उस बेस को यूज करके हाइट निकल जाएगी। क्लियर है? हर क्वेश्चन में यही करना है। तो देख पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं, ट्रायंगल कौन सा? BCD को, चलो BCD ले लिया सर आपके कहने पर। अब BCD में तेरे को हाइट पता है, ये निकालना है CB, है ना? तो भैया मैंने सीधे लगाया 10 30, क्योंकि हर क्वेश्चन में यही लगाना रहेगा, हाइट दे रखी है, डिस्टेंस निकालना है। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है मेरे भाई? DC, और बेस कितना है? BC, BC की वैल्यू कितनी है? 50, BC निकालना है, निकल जाएगा। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, ये आ गया भैया 50/BC, मेरे भाई BC की वैल्यू निकल कर आ गई, BC निकल कर आ गया कितना? 50√3 मीटर। अब बच्चों का निकल गया होगा, ये BC निकल कर आ गया 50√3। अब मेरे भाई ये 50√3 कभी आ गया? 50√3 ये आ गया, तुम्हें ये निकालना है। सीधे अब ट्रायंगल ले ले ABC, अब सीधे तू ट्रायंगल ले ले ABC, तो इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में सीधे में क्या लगाऊंगा? सर ट्रायंगल ABC में 10 लगाओगे वापस से, क्योंकि हर क्वेश्चन में 10 ही लगाना, हाइट और डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है। AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर्मूला होता है ना? 10 60 कितना होता है? √3, याद ही हो जानी चाहिए वैल्यू। AB कितना है? निकालना है सर, वही तो हाइट ऑफ द चिमनी। BC तुमने निकाल रखा कितना? 50√3, तो यहां से AB निकल कर आ गया, सीधे इधर मल्टीप्लाई करोगे 50√3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 3, 2 बार √3 लिखे तो 3 बन जाएगा, और 50 से मल्टीप्लाई होगा तो 150 मीटर तुम्हारा आ गया हाइट ऑफ चिमनी। कितना आसान है, कितने सिंपल कैलकुलेशन है, कभी डायग्राम बन जाएंगे तो क्वेश्चन इतने आसान होंगे कि तेरे को मजा आ जाएगा, इस चैप्टर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर है? लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का कभी फील ले लिया ना, तो फिर क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, और आराम से पढ़। बेस ऑफ टावर, टावर का बेस पे एंगल ऑफ एलिवेशन लेना था, टॉप ऑफ चिमनी पे ले लिया 60 डिग्री। फिर क्या बोला था कि साइमल्टेनियसली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर बॉटम ऑफ चिमनी पे एंगल ऑफ डिप्रेशन ले लो, ले लिया, है ना? 30 डिग्री। टावर की हाइट दे दी, हाइट ऑफ द चिमनी निकालनी थी, निकाल दी 150 मीटर। क्लियर है? बड़े आगे चलो।
डायग्राम दे दिया क्वेश्चन में तो फिर तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं भाई। डायग्राम बनाना ही तो देखो सबसे ज्यादा टफ लगता है। इस क्वेश्चन में डायग्राम दे दिया इन्होंने कि एक टीवी टावर है ना, ये पीक्यू क्या है, टीवी टावर है, स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, कनाल बोलो या रिवर बोलो, बात एक ही है ना, ऐसा एक पीक्यू टावर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, भाई ये 20 डिग्री नहीं है, 20 मीटर अवे, द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। देखो ऑब्वियस सी बात है, ये कोई टावर है, कोई एक पॉइंट लिया पहले 60 डिग्री था एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर कह रहे 20 मीटर और दूर चले गए, और दूर गए तो ऑब्वियस सी बात है, देखा तुमने कि यार जो पहले एंगल था वो ये था, दूर चले गए तो एंगल क्या हुआ, कम हो गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, कम हो गया। 60 डिग्री से 30 डिग्री चले गए, पहले सी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन लिया गया टॉप ऑफ द टावर का, फिर 20 मीटर अवे चले गए और तब लिया एंगल ऑफ एलिवेशन जब 30 डिग्री आया। तुमसे क्या पूछ रहा है भैया, हाइट ऑफ द टावर बताओ। तुमसे पूछ रहा है पहले तो ये बताओ पी क्यू की लेंथ कितनी होगी, एच की वैल्यू बताओ, और तुमसे कह रहा है विड्थ ऑफ द कनाल बताओ कि भैया ये जो कैनाल है इसकी क्या विड्थ है। ये जो सी क्यू है ना भाई, ये तुमसे पूछ रहा है कि विड्थ ऑफ द कैनाल कितनी होगी। ठीक है, ये बताओ। देख लो, एक टीवी टावर है, स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल, कोई नदी के किनारे ऐसा खड़ा है, फ्रॉम पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट, ये कोई पॉइंट है, ये एक किनारा है, ये दूसरे किनारे से आपने एक लिया, तो आपको एक तो सी क्यू निकालना है और एक आपको हाइट निकालनी है, बस ये दो चीजें निकालनी है। अब दो ट्राइंगल बनेंगे, फटाफट कर लो। देखो पहला वाला ट्राइंगल देखोगे तो पीसीक्यू को कभी मैं देखू इन ट्राइंगल पीसीक्यू है ना, सीधे कभी ट्राइंगल पीसीक्यू को ले लो तो यार तुमको दिख रहा है 1060 कभी मैं लगाऊंगा है ना, 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है पीसीक्यू ट्राइंगल के लिए, परपेंडिकुलर विल बी पीक्यू और बेस विल बी क्यूसी है ना। ये आ गया √3 बराबर पीक्यू तुम्हारा हाइट हो गया और तुमको एक्स भी निकालना है भाई, तुमको दो चीजें निकालनी है इसमें, एच एंड एक्स। ठीक, ये दो चीजें निकालनी है, तो एक रिलेशन बन गया एच बराबर क्या हो गया भाई, √3 टाइम्स ऑफ एक्स। ये पहला रिलेशन बन गया। बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तो पहले ट्राइंगल को लिया, अब दूसरे ट्राइंगल को लेते हैं। दूसरा ट्राइंगल क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल PQD है ना, इन ट्राइंगल PQD, ये वाला जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल लिया अब मैंने, PQD, ये वाला ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल को ध्यान से देखते हैं, तो भैया tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या है, PQ, और बेस कितना है मेरे भाई, पूरा QD। tan 30 कितना होता है, 1/√3, PQ कितना है, H, और QD को मैं लिख सकता हूं CD प्लस QC दैट इज X। ये हो गया H अपॉन CD कितना है, 20 प्लस X। देखो ध्यान से, ये आ गया √3H बराबर 20 प्लस X। ये एक और रिलेशन बन गया। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है भैया, H और X, तो H की वैल्यू सीधे पुट कर दूं, H बराबर क्या है, √3X, सीधे यहां पुट करता हूं तुम्हारे सामने। देखो ध्यान से, 20 प्लस X बराबर √3, H की वैल्यू मैंने पुट कर दी, क्या, H की वैल्यू √3X पुट कर दी, तो यार ये आ गया 20 प्लस X बराबर √3 इंटू √3, 3 आ गया 3X। भैया इसको इधर पहुंचा दिया, 20 बराबर आ गया भाई 2X, X बराबर आ गया मेरे भाई 10 मीटर। X बराबर आया 10 मीटर, अब H भी निकालना था तो सीधे इसमें पुट कर देंगे, H बराबर √3 इंटू 10, ये आ गया 10√3 मीटर। दोनों चीजें निकल गई, हाइट ऑफ द टावर भी निकल गया और विड्थ ऑफ द कैनाल भी निकल गई। कैनाल की विड्थ क्या होती है, दो बैंक के बीच का डिस्टेंस, दो बैंक मतलब दो किनारों के बीच का। C क्या है, अदर बैंक पे पॉइंट है, Q क्या था, एक दूसरे बैंक पे। लिखा था ना यहाँ पे कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, अदर बैंक मतलब अदर किनारा, नदी के दूसरे किनारे पे आपने एक पॉइंट लिया C, डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। टावर कौन से, एक किनारे पे लगा हुआ है, आपने एक और दूसरे किनारे पे पॉइंट लिया, तो आपको ये CQ निकालना था, वो भी निकल गया। दैट इज द विड्थ ऑफ द कैनाल। विड्थ ऑफ द कैनाल कितनी है, ये 10 मीटर, ये विड्थ निकल कर आ गई, और हाइट ऑफ द
टावर निकल के आ गया 10√3 मीटर। आई होप सबको ये बात समझ में आई। बहुत आसान क्वेश्चन था। डायग्राम जब दिए होते तो क्वेश्चन बहुत आसान लगते। कितना आसान था। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि सर h की वैल्यू √3x पुट कर दिया आपने सेकेंड इक्वेशन में, तो आपकी x की वैल्यू निकल कर आ गई। क्लियर है ना। हर एक चैप्टर को जो अच्छे से पढ़ेगा वही बोर्ड एग्जाम में मचाएगा। ऐसा नहीं कि 2 चैप्टर पढ़ के चले गए और सोच रहे हो कि यार पास हो जाऊंगा। क्योंकि देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो चल रहा है, पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट भी यूज हो गया। तो अपने को हर एक बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल, ये कोई पोल है भाई डीबी, है ना, स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए इज अल्फा। ओके सर, ये जो पॉइंट है ये अल्फा, डायग्राम दे रखा है इस पे भी। आफ्टर वॉकिंग डिस्टेंस डी, अब देखो यार तुम कभी टावर के पास जाओगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्वियस सी बात है बड़ा हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन और ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा बड़ा है? बीटा दिख रहा है कि अल्फा से बड़ा है। ऑब्जर्व करके भी देख सकते हो। ऑब्जर्व, ये एंगल कितना है? छोटा है। ये एंगल कैसा है? बड़ा है। ये एंगल छोटा दिख रहा है, ये एंगल बड़ा दिख रहा है, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। दोनों का बेस सेम है ना। नहीं, बेस मतलब ये बेस लाइन सेम है, पर बेस की लेंथ देखो इसमें कम हो गई है ना, तो ये ज्यादा दिख रहा है। इधर बेस की लाइन बहुत बड़ी थी तो ये एंगल छोटा दिख रहा है। तो बीटा ग्रेटर है अल्फा से, तो जैसे तुम टावर के पास जाओगे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है, टावर से दूर जाओगे एंगल ऑफ एलिवेशन घटता है। क्लियर? ये दिमाग में रखना। जब भी टावर के पास गए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? बढ़ेगा। जब टावर से दूर जाओगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? घटेगा। क्लियर है? अब ये कह रहा है यार डी डिस्टेंस आप पास चले गए, तो यहां पे मैं अच्छे से ऑब्जर्व करा देता हूं। ये डी डिस्टेंस है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तुमको क्या क्या पूछा है? द हाइट ऑफ द पोल पूछा है, मतलब तुमको ये h पूछा है। ठीक, ये अल्फा और ये बीटा दे रखा है, ये अल्फा और ये बीटा दे रखा है। बहुत प्यारा। 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं यार यहाँ पे भी, है ना। अब भाई ये कुछ भी नहीं है तो इसको मैंने बोल दिया ये x है। जहां कुछ भी नहीं दिखे उसको x बोल दे। अब देखो पहला कौन सा ट्राइंगल लू बताओ? कोई सा भी ले सकते हो, तुमको जो अच्छा लगे। BDC ले लू क्या? ट्राइंगल ले लिया BDC। ट्राइंगल जब BDC लिया तो BDC में 10 बीटा लगा देते हैं। 10 बीटा, क्योंकि भाई रेफरेंस एंगल ये बीटा है। BDC ट्राइंगल है, 10 बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h है, बेस x है। ये आ गया 10 बीटा का वैल्यू h बाय h का वैल्यू आ गया x 10 बीटा। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब दूसरा ट्राइंगल क्या है? BDA। ट्राइंगल BDA, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। 10 अल्फा लगाएंगे, 10 अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या है? वही BD, और बेस क्या होगा मेरे भाई? पूरा AD। BD कितना है मेरे भाई? H। AD कितना होगा? AD के लिए x प्लस डी, x प्लस डी। ये आ गया आपका x प्लस डी 10 अल्फा बराबर h। भाई देखो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तुमको h की वैल्यू निकालनी है ना। तुमको h की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, है ना। x की वैल्यू क्या है? देखो उधर से कभी पहली वाली इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो x की वैल्यू अपन लिख सकते हैं h बाई 10 बीटा। अरे इसी का ये 10 बीटा को कभी मैं इधर पहुंचा दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी h बाई 10 बीटा। सीधे पुट कर दो, देखो h ही निकालना है ना, तो x की जगह मैं लिख देता हूं h अपॉन 10 बीटा। या मैं सीधे देखो दूसरी वाली जो इक्वेशन है उसको लिख रहा हूं। h कितना निकल कर आया? x प्लस डी 10 अल्फा, और x तुमने अभी निकाला, x की वैल्यू क्या निकाली? h अपॉन 10 बीटा। यही तो निकला था x, सीधे पुट कर दिया ये वाली इक्वेशन को, तो h की वैल्यू आ गई h इज इक्वल टू h अपॉन 10 बीटा प्लस डी इंटू 10 अल्फा। अब यहां तक बच्चे करते और रुक जाते हैं कि सर अब h कैसे निकाले? भाई अब h निकालना है, निकालना किसके टर्म में था? d 10 अल्फा 10 बीटा के टर्म में। वही सब आ गया। h वाली टर्म को एक तरफ ले जाते हैं, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा? h 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा प्लस डी 10 अल्फा, और ये h है।
इसको इधर बुलाओ, ये आ गया h माइनस h tan अल्फा अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू d tan अल्फा। अब देखो इधर एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, h tan बीटा माइनस h tan अल्फा अपॉन में tan बीटा, ध्यान से देखो आपके सामने कर रहा हूं सब चीजें, इज इक्वल टू d tan अल्फा। बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन तक आते आते थक जाते कि अब कौन करेगा, अरे कुछ नहीं, अब h कॉमन निकाल ले, क्या बचा, tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन में क्या बचा भाई, tan बीटा, खत्म, इज इक्वल टू क्या है भाई, d tan अल्फा। अब भाई इसको बुला ले उधर, तो h की वैल्यू आ गई d tan अल्फा tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये आंसर आ गया। अब मैं यहां तक आया और मैंने ऑप्शन देखे तो मेरे को तो कोई भी ऑप्शन में ये दिख ही नहीं रहा है, तो मैं तो कहूंगा कि यार ऑप्शन ही नहीं दिया है। अरे मेरे भाई देखो कुछ ऑप्शन कॉर्ट में दे रखे हैं, कभी मैं ये tan अल्फा tan बीटा को नीचे पहुंचाता हूं, ध्यान से देखना, इस tan अल्फा tan बीटा को नीचे पहुंचाता हूं तो ये आएगा एच डी, पूरे को tan अल्फा tan बीटा से डिवाइड किया तो ये आ गया d अपॉन, ये आ गया tan बीटा अपॉन tan अल्फा tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये क्या आ रहा है देखो, d 1 अपॉन tan अल्फा माइनस 1 अपॉन tan बीटा। अब 1 अपॉन tan अल्फा को क्या लिख सकते हो, cot अल्फा, और इसको क्या लिख सकते हो, cot बीटा, और ये आ गया ऊपर d, ये आ गया h। अब ये दिख रहा है कि cot अल्फा माइनस cot बीटा दिख रहा है सर, ऑप्शन बी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, मचाया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। अब देखो यार बहुत सारे बच्चे यहां तक आए होंगे और कहे अब क्या होगा, अब क्या होगा, भाई सॉल्व करना, तेरे को क्या निकालना था, h निकालना था, मतलब हाइट निकालनी थी ना, बाकी x को गायब करना था, तो पहले तो मैंने x को गायब करा, अब h निकल के आया यहां तक, ये h की वैल्यू निकल कर आई। अब यार ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो मैंने देखा tan अल्फा tan बीटा नीचे हर ऑप्शन में, ऊपर केवल d है, तो d के साथ क्या था, tan अल्फा tan बीटा, तो मैंने क्या न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दिया tan अल्फा tan बीटा से और डिनोमिनेटर को भी कर दिया, तो ऊपर d बचा, नीचे चला गया ये, तो ये 1 अपॉन tan अल्फा, ये 1 अपॉन tan बीटा। पूरा ऑप्शन को देख के फिर सोचा d अपॉन cot अल्फा माइनस cot बीटा विल बी द फाइनल आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा, मचाया, नोट करो इसको। तो सबका आंसर आ गया बी ऑप्शन। अगले सवाल पे आते हैं। पहले सवाल का कॉपी असर्शन रीजन में आ गया। कभी मान लो सीबीएसई ये पूछ लेता है तो क्या करना है भाई, क्वेश्चन पढ़ा, इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू अ हाइट, भैया ये शेडो की और हाइट की, पोल की लेंथ बराबर आ गई, बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो भैया सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ ऐसा बनेगा, है ना। ये कह रहा है हाइट और शेडो दोनों की लेंथ बराबर है, मतलब दोनों की एच एच हो गई, तो ये एंगल कितना होगा, तो यार सीधे tan थीटा लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दोनों एच एच है, तो भैया 1 आ गई। tan थीटा 1 कब होता है, 45 डिग्री पे, तो असर्शन तो एकदम करेक्ट है ना। क्या बोल रहा है रीजन, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे पाइथागोरस थ्योरम से नहीं हुआ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हुआ है ना। तो रीजन सही तो है पर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, किसका, किसका भाई, असर्शन का। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता कि भैया tan थीटा की वैल्यू 1 है, इसलिए 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है। क्लियर है। अगला सवाल एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन भी लेकर आया हो ताकि तुम लोगों को ये ना लगे कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो करा ही नहीं रहे हो भाई। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, मतलब दो वर्टिकल बिल्डिंग्स होगी, एक बिल्डिंग होगी एक टावर होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोला, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग का फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री है, और एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर का फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो भाई यहां पे दिख रहा है कि यार एंगल ऑफ एलिवेशन ये ज्यादा है, इसका मतलब टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा है, मतलब टावर की हाइट ज्यादा होगी। क्या बोला वापस से, भैया जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा मतलब उसकी हाइट ज्यादा। क्लियर है। तो यहां पे दिख रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर
is 60 degree and the angle of elevation of a top of a building is 30 degree. तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसका ज्यादा है? टावर का। तो टावर बड़ा बना देना, ये टावर बना दिया मान ले मैंने, ठीक, और ये मैंने बिल्डिंग बना दी। डायग्राम सिंपल बना दिया, ये बिल्डिंग हो गई, ये टावर हो गया। अब अगला क्या करेंगे भैया, आपने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग का फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये भैया फुट है टावर का, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन लिया टॉप ऑफ द बिल्डिंग का, ये आ गया भैया 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, ये टॉप ऑफ अ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये रहा फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये आपका आया कितना, ये आपका आया 60 डिग्री। बहुत बढ़िया, डायग्राम बन गए। फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये फुट है बिल्डिंग का, ओके, ये टॉप है टावर का, ये फुट है टावर का, और ये टॉप है बिल्डिंग का। कोई दिक्कत नहीं, नाम दे दो ए बी सी और ये डी। अब क्या पूछा है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछी है। टावर की हाइट इन्होंने बोली ये 50 है, भैया ये 50 दे दी तुमको, ये 50 मीटर है। तुमको क्या बोल रहा है, बिल्डिंग की हाइट बताओ, मतलब तुमको फाइंड करना है ए बी। अब भैया मैंने डायग्राम बना दिया, क्वेश्चन कर लोगे खुद से, भैया कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो 2 ट्राइंगल है, 2 बार ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, काम हो जाएगा। पहली ट्रिग्नोमेट्री किसमें लगाए बता, पहली लगाया ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी को मैं देखूं तो मेरे को बिल्डिंग की हाइट नहीं पता है और ये डिस्टेंस नहीं पता है। ये डिस्टेंस मान ले x है और जो बिल्डिंग की हाइट है वो मान ले h है, जो निकालनी है तुम्हें। तो सीधे मैंने ट्राइंगल एबीसी में लगाया, तो tan 30 डिग्री, कोई सा भी ट्राइंगल ले सकता है तू। tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना है भाई, ए बी अपॉन बी सी। बहुत बढ़िया, मेरे को पता tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, ये हो गया h अपॉन एक्स। यहां से h की वैल्यू, मतलब या तो x की वैल्यू में बोलूं तो वो आ गई √3 टाइम्स ऑफ h। मैंने x की वैल्यू h के टर्म में क्यों निकाली, क्योंकि मेरे को h निकालना है, x को तो एलिमिनेट करना है। दूसरा ट्राइंगल क्या लूंगा, ट्राइंगल DBC। ट्राइंगल DBC को कभी देखें तो भैया tan 60 लगा देते हैं इसमें, इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसका क्या होगा DC, और इसका बेस क्या होगा भाई BC। DC कितना है मेरे भाई 50, और BC कितना है भाई x। tan 60 की वैल्यू ये आ गई आपकी √3 बराबर 50 अपॉन x। तो यहां से आपकी x की वैल्यू आ गई विच इज 50/√3 मीटर। अब x की वैल्यू जो आई है 50/√3 यहां रख दे तो h निकल कर आ जाएगा 50/√3 बराबर √3h। तो h निकल कर आ गया 50/3 मीटर। फाइनल आंसर। आई होप सबका आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सॉल्व करा, 2 ट्राइंगल, 2 बार ट्रिग्नोमेट्री, खेल खत्म। छापो, बड़े आगे। अगला सवाल देख, क्लिफ, 2 बोट है। अब ध्यान से देखना इसको, 2 बोट आर सेलिंग इन द सी। 2 बोट चल रही है समुद्र में, समुद्र में 2 बोट घूम रही है। दोनों बोट के बीच का डिस्टेंस है 80 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। क्लिफ की तरफ जा रही है। क्लिफ है ये, क्लिफ बोल ले या टावर बोल ले, बात एक ही है ना। क्लिफ मतलब ऐसा एक चट्टान सी बनी हुई है, ठीक। वो उसको घबराना नहीं कि क्लिफ लिख दिया तो ये क्या है, ये क्लिफ बनी हुई है। ए बी क्या है, क्लिफ है ना। क्लिफ मतलब चट्टान मान ले तू। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये टॉप है क्लिफ का, वहां से दोनों पॉइंट जो बोट के हैं, जो 80 सेंटीमीटर दूरी पर है, 80 मीटर, यहां सेंटीमीटर लिख दिया इन्होंने, इनका जो मन होता है वो लिख देते हैं। 80 मीटर अपार्ट है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर का है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन एक का 30 डिग्री है, एक का 45 डिग्री है, दोनों लिख दिया आपने। क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ द क्लिफ निकालो। अगेन 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, 2 बार ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, खेल खत्म हो जाएगा। भैया ये 30 डिग्री है तो z बनता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है क्या z, ये z बनता हुआ दिख रहा है। भैया ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। और भैया ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। सबको समझ में आया। तो यार ये 30 था तो यार ये 30 हो गया, और ये 45 था तो ये 45 डिग्री हो गया। अब तुमको क्लिफ की हाइट निकालनी है, इसको मैंने बोल दिया h। तुमको ये ए बी निकालना है। तुमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड ए बी, ठीक।
गिवन है तुम्हारे पास, 2 बार ट्रायंगल लगाओगे, लगाओ कौन कौन से ट्रायंगल में, पहले कौन सा ट्रायंगल लूं, जो तुम्हें अच्छा लगता है, मैंने एबीसी ले लिया, और भाई दूसरा ट्रायंगल क्या लोगे, राइट एंगल ट्रायंगल ही लेना है इसमें, एक एबीसी ले लिया, दूसरा एबीडी ले लो, ठीक। चलो एबीसी में क्या लगेगा, 1045, 1045 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या सिंपल चैप्टर है, परपेंडिकुलर एच है, बेस नहीं निकालना है, बेस बीसी मान लिया, 1045 की वैल्यू 1, एच बराबर बीसी, इस बीसी को मैं बोल देता हूं यार कुछ समय के लिए एक्स, क्योंकि बार बार बीसी कौन लिखेगा, तो ये आ गया एच अपॉन एक्स बराबर 1, तो एच की वैल्यू आ गई एक्स के बराबर। पहला रिलेशन आ गया, पहले ट्रायंगल से पहला रिलेशन आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब मेरे भाई देख, ट्रायंगल एबीडी को देख ध्यान से, क्या लगेगा, tan 30 डिग्री, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, अगेन एच, और बेस कितना है, एक्स प्लस 80, है ना, tan 30 कितना होता है, 1/√3, ये आ गया h अपॉन एक्स प्लस 80, इसको उधर पहुंचाया, x प्लस 80 बराबर √3h, कोई दिक्कत, x बराबर आ गया भैया √3h माइनस 80, ये दूसरी इक्वेशन बन गई, एक x की वैल्यू h है और एक x की वैल्यू ये आ गई, तो बाय 1 और 2 भैया x की वैल्यू h पुट कर दोगे क्योंकि तुमको h निकालना है, तो x की वैल्यू h पुट करी दूसरी इक्वेशन में, तो h बराबर आ गया √3h माइनस 80, h वाली टर्म एक तरफ ले गए, 80 को इधर लिया है, तो क्या गया √3h माइनस h, इधर देखोगे अगली स्टेप में तो h कॉमन निकल जाएगा, ये आ गया √3 माइनस 1 बराबर 80, इसको उधर पहुंचाओगे तो 80 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 बराबर h, ये आ गई हाइट ऑफ द क्लिफ। यहां तक भी कर सकते, कुछ बच्चे इसके आगे भी सॉल्व करते हैं कि h बराबर आ गया 80 अपॉन √3 माइनस 1, इसको रैशनलाइज कर दिया, जो कि तुम सीख कर आए हो 9th क्लास में, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, तो a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये बन जाएगा 80 √3 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, यह आ जाएगा 80 √3 प्लस 1, यह आ जाएगा 80/2 √3 प्लस 1, यह आ गया भैया 40 √3 प्लस 1 मीटर, फाइनल आंसर, यह आ गया हाइट ऑफ द क्लिफ। कितना इजी था, 2 ट्रायंगल 2 बार ट्रिग्नोमेट्री, खेलना कुछ नहीं है, 2 वेरिएबल होंगे, हमेशा बेस को मान ले x जो अननोन हो और हाइट को मान ले h, सॉल्व करेगा, दोनों निकल जाएंगे, खेल खत्म, क्लियर है। अब भैया देख अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का, अब इसमें क्या बोला मैंने, अभी तक ऑब्जर्वर तुमने जितने भी क्वेश्चन देखे वहां मैंने ऑब्जर्वर की हाइट क्या मानी थी, कुछ भी नहीं मानी थी, क्योंकि हाइट मैंने दी ही नहीं रखी थी। जब क्वेश्चन में हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर नहीं दी है तो अपन क्या मानते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। जैसे बोट को अपन ने क्या बोला कि यार बोट है, तो बोट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ही माना ना अपन ने, देखो इस डायग्राम में, अब भाई बोट की कुछ हाइट थोड़ी ली, बोट को बोट ही माना, है ना, तो जब कुछ नहीं लिखा है तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना। पर अभी इस क्वेश्चन में क्या बोला कि यार एक 1.2 मीटर की टॉल गर्ल है, मतलब ये एक लड़की है ना, ये एक लड़की बनी हुई है, ठीक, इसकी जो हाइट है ना वो 1.2 मीटर है, तो ग्राउंड से उस लड़की की जो आंखें हैं, मतलब ये हाइट देने का मेन रीजन क्या है कि यार ग्राउंड से उस लड़की की आंखें 1.2 मीटर ऊपर होगी, क्लियर। और अपने को लाइन ऑफ साइट कहां से निकलती है, आंखों से ऑब्जेक्ट तक। अब इस लड़की ने क्या करा, एक बलून को स्पॉट किया, अब ये बलून है मान लो ये पी पॉइंट पे, ठीक, मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब भैया ग्राउंड से 88.2 मीटर पर ये बलून हवा में उड़ रहा है, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, भैया ये वाले पॉइंट पे 60 डिग्री था एंगल ऑफ एलिवेशन, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। अब भैया जब एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, बलून और दूर चला गया, जब बलून दूर चला जाएगा तो तुमको ज्यादा गर्दन ऊपर नहीं करनी पड़ेगी, ये ऑब्वियस सी बात है। देखो जब बलून एकदम तुम्हारे ऊपर है तो तुमको ऐसे उसको देखना पड़ेगा, पर वो कभी काफी दूर चला गया तो तुमको हल्की सी गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा जैसे बलून दूर जाएगा। तो पी पॉइंट से बलून चला गया क्यू पॉइंट पे, है ना, तो आपका क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो गया, ये इस तरह से। अब इसकी हाइट कितनी 1.2 है,
है ना। थोड़ा डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा बनाया है इन्होंने, क्वेश्चन तुमको पूरा समझ में आ गया होगा कि भैया ये एक लड़की है जिसको अपन ने ऐसे बना दिया, है ना। पहले बलून की पोजीशन ये थी, अब बलून की पोजीशन ये हो गई, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन पहले था कितना 60 डिग्री, बाद में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री। ये वाले में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया भैया 30 डिग्री। ठीक, अब तुमको क्या बताना है, तुमको बताना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। ये वाला डिस्टेंस तुमको बताना है पी से लेके क्यू तक का। क्लियर है, ये डिस्टेंस तुमको निकालना है पी से लेके क्यू तक का। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। करो खुद से। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, 2 बार ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। पहले कौन सा ट्रायंगल ले लोगे भैया, पहले ले लो ट्रायंगल पीडीसी। पीडीसी डायग्राम को देखोगे तो यार ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये एंगल ऑफ एलिवेशन निकल के आ गया। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो पैरेलल होती है ग्राउंड सरफेस के, तो ये पूरा 1.2 1.2 1.2 रहेगा, ये भी 1.2 ये भी 1.2। तो यार ये 88.2 में से 1.2 जाएगा तो ये कितना बचेगा 87 मीटर, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, है ना। ये कभी डायग्राम नहीं भी दिया होता तो तुम निकाल लेते कि 88.2 में से माइनस करा 1.2 तो ये बचा हुआ डिस्टेंस निकल के आ गया 87। क्योंकि ट्राइंगल में जब तुम ये ट्राइंगल को देखोगे तो यार ये जो पीडी हाइट है ये कितनी है 87। अब देखो इन ट्राइंगल पीडीसी tan 60 लगेगा, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है मेरा भाई पीडी, अपॉन बेस कितना है सीडी, है ना। तुमको ये निकालना है, इसको x बोल दिया मैंने, ओके। इसको मान लेते हैं कुछ समय के लिए y, जब कुछ नहीं दिया है तो ये y हो गया, क्योंकि बार बार मैं सीडी थोड़ी लिखूंगा। पीडी की वैल्यू कितनी है 87, ये हो गया y। tan 60 कितना है √3, y बराबर 87, y आ गया 87 बाय √3, है ना। क्लियर है, ये y निकल कर आ गया। अब तुम मेरे को बताओ ये पूरा ट्राइंगल QCE, इन ट्राइंगल QCE अगेन मैंने लगाई ट्रिग्नोमेट्री, तो tan 30 दिख रहा है, कितना निकल कर आ रहा है बताओ जरा। सर QCE नहीं दिखा हमें तो मेरे भाई, QCE ये ट्राइंगल QCE ये वाला ट्राइंगल 90 डिग्री यहाँ है, ये 30 डिग्री है, तो इस tan 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा QE, है ना, QE अपॉन बेस क्या होगा PE। मचा दिया तुम लोगों ने। QE कितना है 87, CE C से लेके E तक ये पूरा y प्लस x, है ना। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ये आ गया 87, x प्लस वाई लिखू या y प्लस x लिखू बात एक ही है। यहां से x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 87√3। y की वैल्यू क्या थी 87/√3, पुट करो इस वाले में, पुट कर दो y की वैल्यू 87/√3, तुम्हारा x निकल कर आ जाएगा। x कितना आएगा 87√3 माइनस y, 87√3 माइनस 87/√3। ठीक, 87 कॉमन निकाल लो, इसके आगे तुमको सिंप्लीफाई करना है तो ऐसा कुछ आएगा √3 माइनस 1/√3 विच इज 87 इंटू 2/√3, क्योंकि ये इधर जाएगा 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। 87 इंटू 2 कितना होता है मेरे भाई, ये आ जाएगा 14, 1 कैरी 174/√3। इसको यहां पे भी छोड़ सकते हो, इसके आगे करना चाहो तो कर सकते हो। ये आंसर आ गया 174/√3 मीटर। कुछ बच्चे इसको इसके आगे सिंप्लीफाई करते हैं कि सर ये अपन ने रैशनलाइज करा, ओके 7 8 4 12 कट जाएगा, ये आ गया 3, ये 174√3। कुछ बच्चे इसका आंसर ये रिपोर्ट करते हैं, ये भी सही है 58√3 मीटर इन दोनों बलून के बीच का डिस्टेंस होगा। आई होप सबका आंसर आ गया। कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं, किस तरीके से सोच रहा हूं, 2 ट्रायंगल बन रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन में। तो सीबीएसई जब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो का, तो 2 ट्रायंगल बनेंगे, दोनों ट्रायंगल में लगाना tan ही लगेगा। 90% क्वेश्चनों में tan ही लगता है, क्योंकि क्या हाइट और डिस्टेंस ही निकालने की बातें करते हैं, हाइपोटेनस की कभी बात ही नहीं होती। बहुत रेयर क्वेश्चन होते हैं जिसमें हाइपोटेनस पूछेगा, और जब हाइपोटेनस पूछेगा तो साइन लगेगा, बाकी सब में tan लगा है। ठीक है, तो tan की वैल्यू तो एकदम ऐसे दिमाग में याद होनी चाहिए। अब देख यार ये क्वेश्चन आ गया कि एक वर्टिकल टावर है जो स्टैंड है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर,
एंड सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टेप। एक टावर के ऊपर झंडा लगा हुआ है। इमेजिन कर, एक टावर है, टावर की छत पे एक झंडा लगा हुआ है, ये झंडा है, ये जो आरएम है ना, ये फ्लैग स्टेप है, ये ऐसा एक झंडा लगा हुआ है, ठीक। सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर, हाइट कितनी है उसकी, h है, स्मॉल h। एट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप आर अल्फा एंड बीटा। ये ए एंड बीटा नहीं, अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली है। मतलब भैया ये बॉटम है फ्लैग स्टेप का, वो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, और जो टॉप है फ्लैग स्टेप का, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है। कभी इसमें डायग्राम नहीं भी दिया होता तो तू बना लेता आराम से। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर, जो कि h है ना, आपको ये प्रूव करना है कि h बराबर h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो सर दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, कौन कौन से दिख रहे हैं, जल्दी से पहले दो राइट एंगल ट्रायंगल जो तुम्हें दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है भैया RAN, एक तो बिल्कुल दिख रहा है, और दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है MAN, मैन, MAN, ठीक है। अब मेरे को बता पहले वाले ट्रायंगल में क्या लगेगा, RAN में कौन सा एंगल है, बीटा, तो tan बीटा लगेगा। दिख रहा है ना कौन से ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला, ये वाला। तो इसमें यार ये एंगल लगेगा बीटा, tan बीटा कितना आ रहा है मेरे भाई, tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज RN अपॉन बेस दैट इज AN, है ना। x दे रखा है, RN की वैल्यू देखें तो h प्लस एच अपॉन में x, है ना। तो यार यहां से अपना दिखा tan बीटा इज इक्वल टू h प्लस एच अपॉन x, क्लियर। अब दूसरे वाले को देखते हैं, यहां पे छोड़ दिया मैंने, इसके आगे नहीं किया। दूसरा वाला MAN ट्रायंगल देखते हैं, MAN ये वाला ट्रायंगल MAN, यहां पे अल्फा एंगल है ना, tan अल्फा लगा ले जरा, tan अल्फा क्या हुआ, परपेंडिकुलर दैट इज MN अपॉन बेस दैट इज AN। परपेंडिकुलर कितना है, स्मॉल नहीं, कैपिटल H अपॉन x, ये आ गया tan अल्फा। अब देखो तुमको जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है, इसमें x नाम का कोई प्राणी है क्या, जो प्रूव करना है, ये प्रूव करना है ना, इसमें x प्राणी है क्या, x कुछ भी नहीं है ना, तो x को गायब कर दो। तो यार यहां से x की वैल्यू निकाली मैंने, क्या आई, h अपॉन tan अल्फा, ठीक। ये इक्वेशन 2 निकली, ये इक्वेशन 1 थी। भैया x की वैल्यू जो इक्वेशन 2 में आई ना, वो यहां रख दे तो x गायब हो जाएगा, रख दिया भैया। tan बीटा इज इक्वल टू h प्लस एच अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई, h अपॉन tan अल्फा, क्लियर। इसको पहुंचाओ उधर, अगले पेज पे कर रहा हूं मैं, tan बीटा इंटू, देख भाई ध्यान से, tan बीटा, दो पेज ऐड कर दिए मैंने, ज्यादा ही जोश में आ गया मैं, है ना। tan बीटा इंटू h tan अल्फा, ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा h tan अल्फा बराबर h प्लस एच। तुमको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर, मतलब कैपिटल H की वैल्यू निकालनी, तो कैपिटल H वाली टर्म एक तरफ ले आओ, इधर ले आओ इधर, तो ये H आया इधर। तो यार देखो ये क्या आ रहा है, tan बीटा H अपॉन tan अल्फा माइनस ये वाला कैपिटल H इधर आ गया बराबर H। अब ये देखो H पूरा कॉमन निकाल सकता हूं मैं, निकाला, ये क्या बचा, tan बीटा अपॉन tan अल्फा माइनस 1 बराबर स्मॉल h। एलसीएम लिया, tan अल्फा, सिंपल मैथ से सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं बस, tan बीटा माइनस tan अल्फा, ऐसे अल्फा बीटा देख के कंफ्यूज नहीं होने का, जो तुमने बचपन से पढ़ा है ना, इधर उधर ले जाना, वही करा। देखो क्या करा, h वाली टर्म इधर लिया है तो प्लस h था, माइनस h हो गया। अब इन दोनों में से कैपिटल H कॉमन निकल गया, बचा क्या, tan बीटा माइनस tan अल्फा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है ना, क्लियर है ना। इसको ऐसे समझ ले कि ये क्या लिखा है, h इंटू tan बीटा tan अल्फा, तो पूरे में से h कॉमन निकल गया, ये बना। अब देख क्या बन रहा है, ये h की वैल्यू निकालनी थी, ये आ गया h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, प्रूव हो गया। यही तुझे प्रूव करना था, यही तुझे प्रूव करना था। देख h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, दो ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगानी, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। चलो आओ अगले सवाल पे। अब एक शिप है, अब देखो कभी इसमें डायग्राम नहीं भी दिया होता तुम बना लेते, क्या, एक शिप है जो शोर की तरफ मूव कर रही है,
शोर मतलब ये टावर बोल दे, शोर बोल दे, है ना, मतलब लाइट हाउस टाइप का जो होता है ना वो शोर। एट अ यूनिफॉर्म स्पीड of 36 kilometer per hour. Initially the ship was 1.3 kilometer away from the foot of a lighthouse. ये lighthouse है ना, 1.3 किलोमीटर अवे थी एक पॉइंट पे, है ना, विच इज 173.2 मीटर हाइट, इस लाइट हाउस की हाइट दे दी। फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन x ऑफ द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस फ्रॉम द शिप आफ्टर द शिप हैड बीन मूविंग फॉर 2 मिनट। शो योर स्टेप्स एंड गिव द रीजन। देखो डायग्राम दे रखा है कि पहले शिप की पोजीशन ये थी, 2 मिनट बाद शिप की पोजीशन ये आ गई, ये पॉइंट ए था, 2 मिनट बाद पॉइंट बी पे शिप पहुंच गई। ये लाइट हाउस के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाले गए। पहले वाला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था, ओके, फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन एक्स। दूसरा वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है, पहले वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है क्या, फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन एक्स ऑफ द टॉप ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम द शिप आफ्टर द शिप हैज बीन मूविंग 2 मिनट अवे। अच्छा, पहला वाला भी नहीं दिया इन्होंने, बहुत बढ़िया किया इन्होंने। ये वाला तुमको एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है, दूसरा वाला x डिग्री दे रखा है, तुमको x की वैल्यू निकालनी है और सारी बातें इसमें निकालनी है। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया था। क्वेश्चन में एक इनिशियल पोजीशन दी थी शिप की, एक फाइनल पोजीशन दी शिप की, ये पोजीशन पहुंचने में 2 मिनट लगे, ठीक है। लाइट हाउस से इनिशियल पोजीशन के बीच की जो दूरी है वो 1.3 किलोमीटर है और लाइट हाउस की जो हाइट है वो दे दी तुमको 173.2। कभी ये दोनों बातें दे दी, मतलब तुमको हाइट भी दे दिया, डिस्टेंस भी दे दिया। तो यार ये एंगल की मैं बात करूं कि कोई तुमसे कहे यार ये एंगल मुझे बताना भैया, ये थीटा एंगल कितना होगा, है ना, तो तुम क्या बोलोगे कि भैया ये tan थीटा कभी मैं लगाऊं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है 173.2 अपॉन बेस कितना है मेरे भाई 1.3, है ना, ये आ गया tan थीटा। क्लियर। अब तुमको एंगल ऑफ डिप्रेशन बताना है, पोजीशन आफ्टर 2 मिनट, ये कभी x है तो ये भी x होगा क्योंकि भैया z बन रहा है ना। 2 मिनट बाद पोजीशन बतानी है। अब देखो इन्होंने क्या बोला ना, 36 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी, स्पीड भी दे दिया, टाइम भी दे दिया, तो ये डिस्टेंस निकल सकता है कि a से b तक का डिस्टेंस, a से b तक का डिस्टेंस। ये नहीं भी करते तो काम हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। एंगल ऑफ मैंने क्या निकाल दिया, डिप्रेशन पहले वाले पॉइंट का, वो निकालने की जरूरत नहीं थी। सीधे a से b, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, दोनों चीजें तुम्हें दे रखी है। स्पीड कितनी दी है, स्पीड दी है 36 किलोमीटर पर आवर। अब क्वांटिटी सब क्या है, मीटर में है और मिनट में बातें हो रही है, तो कभी मैं इसको मीटर में करूं तो 36 इंटू 1000, ओके, पर आर, एक आर को मिनट में करूंगा तो एक आर में 60 मिनट होते हैं, ये हो गया मीटर पर मिनट, है ना, इंटू टाइम कितना है मेरे भाई 2 मिनट। क्लियर। अब देखो 2 से ये कटा 30 बार में, ये कटा, ये आ गया 12, ठीक, कितना आया ये 1200 मीटर। अब इसको किलोमीटर में करना है तो 1.2 किलोमीटर। भैया ये जो डिस्टेंस है ना ए से लेके बी तक का, ये आ गया 1.2 किलोमीटर, है ना। तुम्हें क्या निकालना था, तुम्हें ये निकालना था कि ये डिप्रेशन वाला एंगल बताओ। अब ये 1.3 है, ये 1.2 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 0.1 हो जाएगा, और 0.1 को मैं बोलूँ तो 100 मीटर हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1.3 किलोमीटर मतलब 1300 मीटर, और ये तुम्हारा आया 1200, ए बी तुम्हारा आ गया कितना 1200। तो तुम कह सकते हो कि भैया ये जो बी से लेके ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को सी नाम दे दिया, इसको डी दे दिया, तो कोई तुमसे कहे बीसी कितना है, तुम कहोगे भैया 1300 में से 1200 गए, 100 मीटर आपका बीसी आ गया, मतलब ये 100 आ गया। अब ये 100 है, ये 173.2 है, तो 10x क्योंकि एंगल x है, थीटा की जगह x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 173.2, है ना, डिवाइडेड बाय, देखो ध्यान से 173.2 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है भैया 100, है ना। इसको ध्यान से देखो तो ये बन रहा है 1.732, और 1.732 क्या होता है √3। देखो लिखा है 1.732 को √3 लिख सकते हैं। 10x कब √3 होता है, कुछ याद आ रहा है, 10x कब √3 होता है, 10x √3 होता है जब x बराबर 60 डिग्री होता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आएगा 60 डिग्री। क्या प्यारा क्वेश्चन था, मजा आया। वापस से एक बार देख लो क्या क्या था। पहले पोजीशन शिप की ए थी, बाद में बी पोजीशन आ गई 2 मिनट बाद, तो ये टाइम दे दिया 2 मिनट। तुमको पता है स्पीड दे रखी है शिप की 36 किलोमीटर पर आवर,
तो इसको मैंने मीटर पर मिनट में किया, तो देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये तुमको पता है, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, है ना। तो 36 किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 36 का मल्टीप्लीकेशन 1000 से कर देंगे, मीटर में हो जाएगा, और 1 घंटे को मिनट में करेंगे तो 60 हो जाएगा मिनट। ठीक, ये हो गया। इनटू क्या करा, 2 मिनट, तो मिनट मिनट खत्म, ये पूरा आंसर आ गया मीटर में, मतलब 1.2 किलोमीटर, 1200 मीटर भी बोल सकते हो, पूरा क्वेश्चन मीटर में कन्वर्ट हो गया। ये 1200 मीटर है, ये 1.3 किलोमीटर को बोल सकते हो 1300 मीटर। अब 1300 में से 1200 गए तो कितना बचा, 100, ये डिस्टेंस आ गया 100, ये था 173.2, इसको जब डिवाइड करा तो क्या गया 1.732 विच इज √3, तो 10x की वैल्यू क्या आ गई, √3, मतलब x कितना आ गया 60 डिग्री। क्लियर है। अब ये देखो यहां पे भी ना एक गलती ये हो गई कि वो मीटर में था, ये किलोमीटर में, तो ये गलती मत करना, बहुत सारे बच्चे लिख देते tan थीटा बराबर ये गलत है, क्योंकि यूनिट आपकी सेम नहीं ना, ये मीटर में थी, ये किलोमीटर में, तो इसको भी मीटर में लिखोगे, इसको भी मीटर में लिखोगे तो ये कितनी हो जाएगी, 1300 मीटर। कभी कोई तुमसे पूछता हो कि आप पहले वाले पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन बताओ, तो वो तुम बोल देते ये निकल कर आता, वो कितना आता, 173.2 डिवाइडेड बाय 1300, ये पहले वाले tan थीटा की वैल्यू, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाता, ये इसको सॉल्व करते तो निकल कर आता। तुमसे वो दूसरे पॉइंट का पूछा था, तो ये वाला करने की कोई नीड इसमें थी नहीं। क्लियर है, पक्की बात समझ में आई, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मजा आया होगा। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है भैया इस चैप्टर का, केस बेस्ड प्रॉब्लम, बहुत प्यारा क्वेश्चन, जल्दी से इसको खुद से सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज कर यहीं से खुद से अटेम्प्ट कर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एरोप्लेन है, ठीक, 1500 मीटर ऊपर, डायग्राम से ही समझ में आ रहा है, ये पूरी कहानी तो एरोप्लेन के बारे में जानकारी है, इससे मेरे को कोई काम नहीं, सीधे आते क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन यहां से, सपोज एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट 1500 मीटर हाइट फ्रॉम द अर्थ एज एन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। तो भैया ये अर्थ से 1500 मीटर ऊपर है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दे रखा है, आपसे पूछ रहा है इफ द पॉइंट एम मूव्स टुवर्ड्स द पॉइंट बी, कभी ये एम पॉइंट बी पॉइंट के पास जाएगा, तो मेरे को बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा कि कम होगा। ये वाला एंगल 60 डिग्री से बड़ा होगा कि कम होगा, ये मेरे को बताओ। अरे मेरे भाई, ये एम पॉइंट को कभी बी पॉइंट की तरफ ले जाऊंगा, क्या बोल रहा है, इफ एम पॉइंट मूव बी पॉइंट के पास कभी एम पॉइंट जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा कि ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है भैया, जब ज्यादा पास आऊंगा तो एरोप्लेन को देखने के लिए बहुत ऊपर गर्दन करनी पड़ेगी, बहुत ऊपर गर्दन करनी पड़ रही है, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल से तो बड़ा ही है, तो भैया एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज हो रहा है। जब भी पास जाओगे ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है, दिख भी रहा है, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, देखो बेस सेम है, ये ऐसा झुका हुआ है, अब ये ऐसा खड़ा हो गया, बढ़ ही रहा है, और जितना आगे जाएगा, यहां आ गया तो 90 डिग्री बन गया, तो 60 डिग्री से बढ़ता बढ़ता 90 डिग्री की तरफ जा रहा है। क्लियर, तो 60 और 90 के बीच का एंगल होगा वो। और क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एम टू द ऑब्जेक्ट। भैया ये डिस्टेंस बता दो क्या है यार, ये tan 60 लगा दे सीधे, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। अच्छा, पहला बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एम टू द ऑब्जेक्ट, मतलब तुझे ये वाला भी डिस्टेंस निकालना है, एम ए, इस वाले में पॉइंट एम का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्या है, एरोप्लेन, तो ये भी निकालना और एम भी निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है। तो पहले tan 60 लगाया मैंने, तो एम भी तो निकल जाएगा, ये तो डायरेक्ट निकल गया, √3 बराबर ए बी अपॉन एम बी, ए बी कितना है 1500, एम बी निकल कर आ गया, इसको पहुंचाया इधर, एम बी 1500 बाय √3, ये आ गया भैया 1500 बाय √3, है ना। अब कोई पूछे ए एम निकाल, एम ए, तो साइन लगा ले, साइन 60 बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है ए बी और हाइपोटेनस कितना है ए एम भी तो निकालना ही है, ये आ गया √3 बाई 2, ए बी कितना है 1500 और ए एम निकालना है, इसको बुला लिया इधर, ये हो गया 1500 इंटू 2 बाय √3 विच इज 3000 बाय √3, इसको बच्चे सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1000 √3 मीटर। तो पहले वाले का आंसर हो गया 1000 √3, और √3 की वैल्यू पता है 1.732, तो वो लगाओगे तो वो खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1732 मीटर। क्लियर। और दूसरा वाला क्या है, M to B डिस्टेंस, वो निकल कर आया 1500 बाय √3, है ना। तो यार ये हो जाएगा आपका सीधा 500 √3, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे
अरे इसको भी तो इंटू √3 कर सकते हो ना, तो इसको आंसर ऐसा भी आप बता, वहां पे भी छोड़ सकते हो, इसके आगे सिंप्लीफाई करना, क्योंकि रूट कभी भी डिनोमिनेटर में अच्छा नहीं लगता मैथमेटिकली, तो उसके आगे रैशनलाइज कर दिया उसको और ऐसे आपने लिख दिया। क्लियर है? अब भैया बोल रहा है पॉइंट एम को अवे कर दिया पॉइंट बी से, इसको दूर ले गए, तो बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा कि ज्यादा होगा? भैया दूर ले गए तो ऑब्जर्व कर, ये एंगल और ये एंगल में कौन बड़ा है? ये एंगल बड़ा है, तो ये हो जाएगा डिक्रीज। इफ पॉइंट एम अवे जाएगा बी पॉइंट से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? डिक्रीज। फील आ रहा है ना? अरे यार ऑब्वियस सी बात है, ये एंगल 60 डिग्री से तो छोटा ही होगा, ये होगा 60 डिग्री और 0 डिग्री के पास, जितना दूर आएगा तो 0 डिग्री के करीब जा रहा है, जितना पास जा रहे हो तो 90 डिग्री के पास जा रहा है। क्लियर? तो पास जाने में एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है, दूर जाने पे एंगल ऑफ एलिवेशन घटता है। भाई अब पढ़ लो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैंने अपने लेवल पे खत्म करा दी है। अब क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सॉल्व करने का तरीका समझ में आया? कैसे सोचना है, 2 ट्रायंगल दिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, अननोन्स को निकालेंगे, खेल खत्म। वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना, हर एक बात क्वेश्चन में लिखी होती है, जैसा जैसा लिखा हो वैसा वैसा डायग्राम बनाना, सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मुस्कुराते रहो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो, मचाते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।